नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच अध्याय 7 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास 6 का है, हिस्ट्री बुक। इसमें आप देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ऐसा प्रश्न आया है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया है, तो ऐसा प्रश्न आता है कि किसने युद्ध का त्याग किया है। तो यहाँ पर अशोक नाम है, ये आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम भी उसी प्रकार से है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आगे देखते हैं, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था और उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत ही मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छू करके महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ऐसी मन में उसकी जिज्ञासा हुई। आगे हम पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कहाँ पर? सारनाथ में। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। हमने अध्याय 6 में सारनाथ के बारे में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। इस बात को हम जानते हैं। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यदि इस तरह का प्रश्न आता है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते हैं, उसकी स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कितने सौ साल पहले की? तो 2300 साल पहले की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चंद्रगुप्त की किसने सहायता की? चंद्रगुप्त की सहायता आपका चाणक्य ने की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ऐसा प्रश्न आता है कि चाणक्य के विचार किस शास्त्र में मिलता है, तो अर्थशास्त्र में। ये आप देख सकते हैं, स्तंभ है शेर का। आगे हम वंश के बारे में कुछ जानते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला था चंद्रगुप्त, आपका पहला था चंद्रगुप्त, दूसरा उनका बेटा बिंदुसार और तीसरा बिंदुसार का बेटा है अशोक। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आया है और आएगा आगे, इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। 3 वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया। चंद्रगुप्त के वंश में सबसे पहला जो था वो चंद्रगुप्त था, उसका बेटा था बिंदुसार और उसका बेटा था आपका अशोक। चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। अभी हम मानचित्र देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला क्या था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पड़ता था? उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। 3 लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे
हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। कौन सी भारत में? मध्य भारत में क्या भरा हुआ था? जंगल भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करते थे वो लोग? फल फूल का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे और उसी से अपना जीवन यापन जो है वो चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं क्या करते थे? तो बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है मानचित्र उसको देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि शिलालेख पे क्या कह रहा है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी हम जो उसमें देखेंगे वो वहाँ पर, और ये सारे इलाके साम्राज्य थे, भीतर थे। और देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। अब ये सारा जो है वो इसमें है। अब देखिए लाल से जो दिखा, इन्होंने बोला है कि लाल रंग से जो दिखाया गया है वहाँ पर अभिषेक मिला है, तो कंधार में मिला है, लंपक में मिला है, ये देखिए मनसेहरा में भी मिला है। और उसी प्रकार देखिए बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। ये लाल से देखिए मेरठ है, कलसी है, रूपनाथ है, ये सारे जो हैं वो क्या है, यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। और काले बिंदु के बारे में हम भी देख लेते हैं। उज्जैन हो गया आपका और पाटलिपुत्र हो गया जो स्थान था उस टाइम पे। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए तक्षशिला हो गया, ये रहा। मानचित्र 5 मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है, ये जो हमने यहाँ पर काले और लाल बिंदुओं के बारे में जाना। चलिए आगे देखते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। किसको? सम्राटों को। किससे? राजा से। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। किसको अधिकारी रखने की जरूरत होती थी? तो सम्राटों को। आगे हम साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि साम्राज्य क्या है। ये रहा आपका साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक का क्या कार्य था? यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो वहां पर आप टिक लगाएंगे कि संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे। ये संदेश वाहक, इन सब के ऊपर सम्राट था और इन सब से भी ऊपर कौन होता था? तो सम्राट होता था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की क्या करता था? सहायता से सब पर क्या करता था? नियंत्रण रखता था। मौर्य, अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कह रहा कि साम्राज्य के भीतर जो छोटे क्षेत्र थे उस पर जो शासन किया जाता था वो तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। किसको? राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल कौन होता है? गवर्नर बना करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था।
प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण जो था आपका वो सोने के लिए प्रसिद्ध और पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो उनसे टैक्स लिया जाता था उसका नाम क्या था? नजराना। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नजराना, ये रहा, मैं आपको कह रहा हूँ। नजराना कह रहा है कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। इस बात को जरूर ध्यान रखना। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, और जबरदस्ती भी नहीं लिया जाता था। जो स्वेच्छा से देता था उससे ही लिया जाता था। अब राजधानी में सम्राट के बारे में जानते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटस का राजदूत था। ऐसा प्रश्न आया है कि मेगास्थनीज कौन था? तो यूनानी राजा सेलुकस निकेटस का राजदूत था। कहाँ से आया था ये? तो यूनान, पश्चिम एशिया के यूनान से चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन खानों को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। ये सब कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। 2 और 3 मंजिले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्शकारी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? इसलिए चखते थे कि उसमें कहीं तरल पदार्थ या किसी तरह का कुछ ऐसा जहर तो नहीं मिलाया गया है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभिलेखों के द्वारा वो जनता तक पहुंचने की कोशिश किए हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में मिली हैं। ऐसा प्रश्न पहले भी आया है और फिर आएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि अशोक के अभिलेख प्राकृति और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कलिंग युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। ऐसा प्रश्न भी आया है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यारे
मतलब प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय लिया है या किया है। क्या पालन करेगा? धम्म मतलब धर्म। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये किसका मानना है? अशोक का। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं, मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसलिए उन्होंने यह अभिलेख खुदवाया था। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ऐसा भी प्रश्न आया है। धम्म क्या है? तो धम्म है आपका संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप। आगे देखते हैं। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में मैं सारी जितने भी चैप्टर दिया हूं उसका वीडियो लाया हूं। तो आज इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करें और इस पाठ को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। धन्यवाद।